नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये देखते हैं आज की अखबार में क्या खास है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट को देखेंगे थोड़ा डिटेल में। और आधार लिंकेज के ऊपर डाउट है कि क्या हमें अपने वोटिंग कार्ड्स को आधार के साथ लिंक करना चाहिए। ये डाउट इसीलिए है कि ऐसा ना हो कि आधार अगर लिंक ना हो तो आप किसी जेन्युइन वोटर को लिस्ट से हटा दो। देन फेयर सीट एलोकेशन, तो लोकसभा की सीट एलोकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे साउथ चाइना सी एक बार फिर डिबेट में चल रहा है, सो इसको भी थोड़ा समझा जाएगा। और साथ में इसराइल कैसे जो है गाज़ा वाले एरिया को कंट्रोल कर रहा है। तो इन सब पहलुओं को शुरू करते हुए आइए देखते हैं आज का सेशन। सो फ्रंट पेज पे देखेंगे, सो ये शेयर मार्केट के अंदर हम नहीं जाएंगे, बट रियलिटी ये है बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के अंदर जो है यहाँ पे शेयर मार्केट गिरी है। एंड ग्लोबल इकोनॉमी को जो है मेजर डेंट पहुंचने वाला है यहाँ पे। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, बहुत बड़ा। उस समय भी जो है सेम हालात थे। मतलब आज के टाइम समय को आप डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, बट उस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान भी यूएस की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी ही थी। और अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो तो यहाँ पे जो है स्कॉट वेजले एक्ट एक लाया गया था स्पेशली, जिसके अंदर 20,000 जो गुड्स हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को हाइक किया गया था। तो ये उस समय हुआ था। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि यूएस का जो ट्रेड था, वो इंपोर्ट जो था वो 66% गिरा। और मतलब उनका ट्रेड भी 66% गिरा, और साथ में ग्लोबल इकोनॉमी जो थी वो भी 66% डाउन हो गई थी। तो ये इम्पैक्ट हमने देखा है। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर रूजवेल्ट, रूजवेल्ट और आज ट्रंप की पॉलिसी में जो है एक सिमिलैरिटी देखी जाती है। रूजवेल्ट भी बाकी कंट्रीज के साथ डील्स स्ट्राइक करने लग गए थे कि आप आइए, आप हमारे साथ डील कीजिए अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो। और वैसा ही सिनेरियो आज भी हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी डील कर रहे हैं। तो जैसे इंडिया और यूएस की बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अभी बातचीत चल रही है, तो वी डोंट नो व्हेन दिस एग्रीमेंट विल बी कंक्लूडेड। अब दूसरी चीज़ जो इसके अंदर समझने वाली है वो ये होगी कि कब तक ये चीज़ कंटिन्यू रह सकती है। तो आप इस चीज़ को समझें कि आने वाले 4 ईयर्स तक जो है मेजरली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट, जो फ्रंट पेज पे खबर होगी, विल नॉट लुक इन टू ऑल दीज थिंग्स। ओके, सीधा आगे ही चलते हैं यहाँ पे। एंड डायरेक्टली मूविंग टू द डिटेल्ड सेशन, तो बात है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम विल कवर द एंटायर पाकिस्तान बॉर्डर। ओके, तो ये अमित शाह ने जो है पॉइंट आउट किया है। अब देखो यहाँ पे ये मेंस 2021 का सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, इट्स कॉजेज, लिंकेजेस एंड ऑब्नॉक्शियस नेक्सस एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स। तो ये जो ऑब्नॉक्शियस नेक्सस की बात आ रही है, तो ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लिंकेज, कि कैसे इन टेरर आउटफिट्स का ऑर्गेनाइज जो सिस्टम होता है, क्रिमिनल नेटवर्क जो चलता है, तो उसके साथ जो लिंक होता है। और ख़ासकर इसके अंदर हमें दिखता है कि नार्को टेररिज्म जैसी चीज़ें आ रही हैं आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ऐसे में इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो सबसे क्रिटिकल चीज़ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को लाने की बात कर रहे हैं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। कि बॉर्डर मैनेजमेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है, कि मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट, ये याद रखना है आपको। खासकर इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को लेके मधुकर गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशंस आए थे। तो ऑलरेडी वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और उसके अंदर यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि आपको सेंसर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और आपको बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के थ्रू पूरे बॉर्डर को जो है मैनेज करना होगा। बट ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा ये हज़ारों करोड़ों का होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट आर नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये हज़ारों करोड़ खर्च करने में कोई खास समस्या जो है वो नहीं आनी चाहिए। एंड दिस विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस वाला सिस्टम यहाँ लगता है। तो दूसरा सवाल ये बनता है कि हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट इतना कॉम्प्लेक्स क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल, रिलीजियस, एथनिक और सोशो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस जो हैं वो रहते हैं लोगों के। तो कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जो इंडिया का पार्ट है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दोनों की तरफ, बॉर्डर की तरफ जो है कश्मीरी आइडेंटिटी के लोग ही हैं, उनके रिलीजियस लिंकेजेस हैं। तो वो एक पॉइंट बनता है। एंड देन इंटेंसिटी, तो सुसाइड बॉम्बिंग्स जो है वो सब भी यहाँ पे बन रही हैं। पुलवामा का जो केस था वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। एंड देन लिंकेजेस, ट्रांसनेशनल नेचर है इन लिंकेजेस का, बाकी क्रिमिनल नेटवर्क्स के साथ जो है ये क्राइम कर मतलब जुड़े हुए होते हैं। और ड्रग नेटवर्क, ड्रग कार्टल,
खासकर इस पूरे बेल्ट के अंदर ड्रग कार्टेल बहुत एक्टिव है और उसके साथ मिलकर ये टेररिज्म किया जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हमें अपना इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसको बेटर करना पड़ेगा और इंटेलिजेंस शेयरिंग पे भी फोकस होगा। अब देखिए पाकिस्तान के केस में तो आई डाउट कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी, बट रेस्ट ऑफ द जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आप ये इंटेलिजेंस शेयरिंग का सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड देन काउंटर रेडिकलाइजेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। खासकर जो इंडिया के अंदर लोग थोड़े अपने रास्ते से हट गए हैं उनको डी रेडिकलाइज करने के लिए काम करना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड देन बॉर्डर सिक्योरिटी इज़ मस्ट। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस वाला या मधुकर गुप्ता कमेटी रिकमेंडेशन वो आप लागू करवाएंगे। और फाइनेंशियल ट्रैकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप ये फाइनेंसेस को रोक देंगे ऑटोमेटिकली टेररिज्म का जो पेस है वो थोड़ा स्केल डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। उसके लिए चाहे आप FATF के अंदर पाकिस्तान को बार बार जो है एक्सपोज करते रहिए, दैट कैन बी डन। अब बात करते हैं आधार लिंकेज की तरफ। तो आधार हमने जो है एक सिस्टम बनाया था। आधार के पीछे का लॉजिक क्या है? आधार के पीछे का लॉजिक ये है कि आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है इस आधार सिस्टम के थ्रू देंगे। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी किस लिए कर रहे हैं? हम वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसे में घोस्ट जो आपके वोटर्स हैं उनको हटाना ये ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घोस्ट वोटर्स को रिमूव करने के लिए या वोटिंग सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए आप उसको आधार के साथ लिंक करें और वो किस दिशा में चल जाए, दैट मे एंड समवन्स वोटिंग राइट। ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि जेन्युइन वोटर का वोटिंग राइट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ आर टेक्निकल प्रॉब्लम। कि आधार के अंदर टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, कभी फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया, कभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आपके यहाँ पे कहीं बिजली नहीं आई, तो उस सिचुएशन में कि क्या आप सामने वाले को उसका वोटिंग राइट से डिप्राइव करवा देंगे? दैट विल बी अ सैड थिंग। तो ये देखना है यहाँ पे कैसे इसको यहाँ पे लागू किया जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल आप देखिए, मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑफ ईवीएम, देखो ईवीएम के ऊपर रेगुलरली मुद्दे उठाते रहे हैं, आज की डेट में जो डिबेट चल रही है ना, ये आधार लिंकेज ऑफ वोटर, ये क्यों आया है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये डाउट उठाए गए कि कई जगहों पे फर्जी फॉल्स वोटर ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, फॉल्स एडिशन किया जा रहा है वोटर्स का, खासकर दिल्ली के अंदर। तो ये चीज़ पॉइंट आउट की गई थी और काफ़ी खतरा था इस चीज़ को लेके, ठीक है। अब अगेन इलेक्शन कमीशन की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर डेंट था ये, तो इसीलिए अगर आप ईवीएम सिक्योरिटी का पॉइंट देखेंगे तो इसकी जो है मेंटेनेंस करनी बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी ये ना लगे कि जो है आपके यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो और भी हमारे पास सक्सेसफुल जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये तो चलो ईवीएम रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं इस आधार के लिंकेज के पॉइंट से। तो यहाँ पे मेजर इलेक्टोरल इशूज दिल्ली का भी था और महाराष्ट्र का भी था। देयर वर कंसर्न्स रिगार्डिंग यूनिकनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ वोटर आईडीज इन इंडिया। अब देखो खासकर महाराष्ट्र के अंदर ये देखा गया, ऐसा क्यों? देखिए कई जगह क्या होता है कि लोग कभी मुंबई में भी रह रहे हैं और वो मान लीजिए यूपी में रह रहे हैं या बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार के रहने वाले हैं, मुंबई में माइग्रेट करके आए हैं, यहाँ पे भी वो वोट दे रहे हैं और वो यहाँ पे भी वोट दे रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपका वोटर एक जगह होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे फेक और डुप्लीकेट आईडीज़ हैं, उन सब चीज़ों को हटाना ज़रूरी है। और ऐसा भी अभी हमें पता है कि कैसे होता है कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट प्रेजेंट, कोई इंडिविजुअल वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है, उसका भी वोट डल जाता है, तो वो कैसे हो जाता है, उसकी जगह कोई और डाल देता है। लेकिन यहाँ पे अगर वोटिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू फिंगरप्रिंट मैच करके होगा तो उसके अंदर गड़बड़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये आधार सिस्टम जो है ना, ये बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करेगा जो फॉल्स प्रॉक्सी वोटिंग होती है उसको स्टॉप करने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो है इसके फ़ायदे नहीं हैं, इसके फ़ायदे ज़रूर हैं। तो प्रॉक्सी वोटिंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप होएगी, यहाँ पे फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ें यहाँ पे हैं, देखो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया है कि वोटर आईडी को आधार के साथ लिंक कर दिया जाए, ठीक। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि सबसे पहले तो 100% आधार लिंकेज होना चाहिए, ये नहीं होगा तो वैसी बात नहीं बनेगी। फिर दूसरा डायलेमा ये है कि ऐसा तो नहीं है कि आप एक फ़ायदे के लिए दूसरा नुकसान कर रहे हैं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। कि अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ एक वोटर जो फर्जी हैं उनको हटा के उनको हटाने में आप कामयाब हो जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट पे ऐसा तो नहीं कि कई लोग मान लो वैसे ही
पूरे इस वोटिंग सिस्टम से बाहर हो जाएं। तो वो जो डाउटफुल चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूटिलिटेरियन अप्रोच लगाएं और आप कहें कि भाई हाँ, थोड़े मेहनत के लिए, थोड़े फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत पेन लेना जो है वो ठीक है। ये अप्रोच चल नहीं सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको ठीक तरीके से समझना चाहिए, इस पे और डिटेलिंग में बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ फेयर सीट एलोकेशन। देखिए, साउथ के स्टेट्स ने काफ़ी ये मुद्दा उठाया है कि पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में आप सीट्स को ना बढ़ाएं, ठीक है। अब देखो, एक रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 82 है वो कहता है कि नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इज लिंक्ड विद द पॉपुलेशन चेंजेस कॉजिंग कंसर्न अबाउट फेयर रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल यहाँ पे है। देखिए क्यों है ये कंसर्न। साउथ हैज़ कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हुई है, तो ऐसे में उनकी पॉपुलेशन तो कम है। तो डज दैट मीन कि आप उनको पीनलाइज करोगे क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है। 1971 सेंसस का डाटा अब तक हम यूज़ करते आए हैं। उस समय तक जो नॉर्थ के स्टेट्स थे और साउथ के स्टेट्स थे वो सेम रेट पे ग्रो कर रहे थे, उनकी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज सेम। बट राइट नाउ ये जो है ये चेंज हो चुका है। साउथ हैज़ कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन ओवर द टाइम। तो आज की डेट में नॉर्दर्न स्टेट्स का पॉपुलेशन अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पे जो है इस चीज़ को लेके चलेंगे तो साउथ को मेजरली नुकसान होगा। तो ये गड़बड़ है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। अब देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्पैरिटीज़ को देखिए कि ओवर पॉपुलेशन है नॉर्थ स्टेट्स के अंदर और साउथ में चीज़ें कंट्रोल्ड हैं और बढ़िया है ये सिस्टम। और पॉलिटिकल कंसर्न क्या है ऐसे केस में, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि हिंदी बेल्ट इज़ गोइंग टू डोमिनेट। ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ पे आप हिंदी बेल्ट के स्टेट्स उठाओ, यूपी, बिहार, यू कैन से मध्य प्रदेश, ओके, राजस्थान, द नंबर इज़ बिग एंड इधर बहुत ज़्यादा सीट्स आती हैं एक साथ, तो ये डोमिनेट करती है। यूपी की जो है आप देखेंगे 80 सीट्स हैं, ठीक, बिहार की 40 सीट्स हैं, मध्य प्रदेश की 26 सीट्स हैं और राजस्थान की 28 सीट्स हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये बेल्ट डोमिनेट कर रही है। साउथ को यही जो है थोड़ी दिक्कत है इस चीज़ से कि हिंदी जो है वो डोमिनेट करेगी एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग। तो अगर प्रपोज एलोकेशन पे जाएंगे तो यूपी की जो सीट हो जाएंगी वो 134 हो जाएंगी, ठीक है। केरल की सीट जो है वो 34 रह जाएंगी और तमिलनाडु की 66 सीट्स हो जाएंगी। नाउ दिस फॉर्मूला वुड इंक्रीज लोकसभा सीट्स अप टू 912। तो 912 जो है वो सीट चली जाएगी। क्लियर। केरला का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 68% सिंस 1971। इसको बेंचमार्क माना जा सकता है। दैट कैन बी वन सोल्यूशन कि केरल का आप ग्रोथ रेट लेके चलिए, उसी प्रोपोर्शन में सीट इंक्रीज कर दीजिए। अगर ऐसा होता है तो केरल के अंदर 34 सीट्स होंगी, तमिलनाडु में 66 सीट्स होंगी, तो वो प्रोपोर्शन चलेगा, ठीक। लेकिन फिर भी ये ट्रू रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। लेकिन ये आइडिया अच्छा है, हम कर सकते हैं इसमें। साउथ के स्टेट्स जो हैं इस चीज़ को मान जाएंगे, तो ये फेयर फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 81(2) सजेस्ट करता है इक्वल पॉपुलेशन टू सीट रेशियो अक्रॉस द स्टेट्स। बट ये जो है आउटडेटेड हो गया है, इस चीज़ के साथ हम आगे लेके नहीं चलते क्योंकि पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन डिफरेंट है। तो इस फॉर्मूले के तहत आप एक सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं कि केरल की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बेंचमार्क मानिए, उसके बेस पे पूरे इंडिया के अंदर जो है सीट्स को इंक्रीज कर दीजिए। अगर ऐसा होता है तो सीटें तो 912 हो जाएंगी और जो एग्जिस्टिंग रेशियो है, जो नॉर्थ साउथ का जो सिस्टम चल रहा है अभी, वो एज इट इज़ रहेगा। तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। ये ज़रूर हमें करना चाहिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, फिलिपिन और यूएस जो है वो जॉइंट ड्रिल लेके आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिए। किसके अगेंस्ट है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस? चाइना के अगेंस्ट ये स्ट्रेटेजिक डेटरेंस लाने के लिए है और मामला साउथ चाइना सी का है। तो मेंस 2016 का सवाल देखिए, कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी ये इतना जियोपॉलिटिकली जो है सिग्निफिकेंट क्यों है। तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें बता सकता हूँ। तो देखिए, एरिया वाइज अगर आप इस चीज़ को देखें, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक का एरिया है। चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूने, इंडोनेशिया, ये मेजरली कंट्रीज इसमें आते हैं। अब इसके अंदर इस एरिया की खासियत क्या है, यहाँ पे है ऑयल वेल्थ, ठीक। ऑयल वेल्थ आप हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, फिशरीज़ हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। और वियतनाम के साथ तो हमने यहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया था, बट चाइना हैड सम प्रॉब्लम बिकॉज दे हैड दिस डिस्प्यूट। अब सिग्निफिकेंस टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन यहाँ से कनेक्ट होता है और इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, हमारा मर्केंडाइज जो ट्रेड है, जिसको हम गुड्स ट्रेड बोलते हैं,
कि सामान यहाँ से जाता है, ठीक है, 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो सी रूट के थ्रू होता है, आइदर ईस्टर्न साइड में या वेस्टर्न साइड में। तो हमारे लिए जितने भी सी लेन्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपके ट्रेड, नेविगेशन, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी पॉइंट्स के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। देन नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, ऑयल, नेचुरल गैस, फिशरीज, ये भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और इन एरियाज़ में टेरिटोरियल टेंशन्स चल रही हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि कोई भी छोटी टेंशन बड़े डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा अगर कुछ होता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। और कन्फ्लिक्टिंग सोवरेनिटी क्लेम है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अस। कोई भी डिस्प्यूट इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं होता। मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सिग्निफिकेंट मैरीटाइम ट्रैफिक इंक्रीज होगा है यहाँ पे, और ऐसे में ये एरिया ज़रूरी है। एंड रीजनल बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, इट कंट्रोल ओवर साउथ चाइना सी अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक। बिल्कुल, वहाँ से ये रीजनल पावर का भी डायमेंशन यहाँ पे आ रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर ये साउथ चाइना सी की कैलकुलेशन फिगर होती है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इजराइल कैसे जो है गाज़ा को कंट्रोल कर रहा है, प्लान क्या है। देखिए, इजराइल को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ये नेटजेरिम कॉरिडोर और ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर ये इजिप्ट के बीच में बॉर्डर है। यहाँ से ये जो आर्म्स सप्लाई को रोकने के लिए है, ठीक है, कि किसी भी हालात में गाज़ा के अंदर जो हमास है उसके पास हथियार ना पहुँचे। अब एक और यहाँ पे ये मोरैग कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक, एक और कॉरिडोर आ रहा है मोरैग कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर के अंदर फर्दर डिवीजन जो है वो किया गया है। क्लियर। नेटजेरिम कॉरिडोर नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है गाज़ा के अंदर। तो इस तरीके से चीज़ों को डिवाइड करके काम चल रहा है, एंड दे आर पुटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। बिल्कुल अच्छे तरीके से वो गाज़ा को ऐसे डिवाइड करके काम चला रहे हैं। क्लियर। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।